हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम लोग किसके बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, यहीं पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कस करेंगे और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जैसे होमोलोगस सीरीज है, कैसे आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कुछ आर और एस कॉन्फ़िगरेशंस की भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे बोला गया है कि व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपसे हर एक कार्बन के बारे में पूछा गया इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड दिए गए हैं और इस कंपाउंड में आपको क्या करना है, इनका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो चलिए वन बाय वन पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हो गया हमारा CH2 डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड O। अब देखिए अब हमें मालूम है कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं किसी भी एटम के, जो सेंट्रल एटम होता है, तो हम उसके अगल बगल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करते हैं। तो देखिए डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड है, और दो सिग्मा बॉन्ड के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसी तरीके से अगर इस कार्बन की बात करें तो देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया, और हाइड्रोजन की अगर बात करें, ठीक है, तो ये दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो दो हाइड्रोजन को अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े रहेंगे और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे तो आप उसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे। तो देखिए यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड आपका कितना हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 2 एंड 3। तो ये आपका क्या हो गया, sp2 हो गया। ठीक है, तो इसमें जो कार्बन है एक sp है और एक क्या है, sp2 है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट में देखने जा रहे हैं इस वाले। तो यहाँ पे देखिए आपके पास है CH3। तो देखिए CH3 को मैं ऐसे लिखता हूँ, स्ट्रक्चर वाइज लिखता हूँ ताकि हमें हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड काउंट करने में आसान होगा, आसानी मिलेगी। तो ये आपका हो गया C और ये हो गया H, और ये डबल बॉन्ड हो गया C और ये आपका हो गया H और ये आपका हो गया H। चलिए अब काउंट करते चलिए। यहाँ पे अगर देखते हैं इस कार्बन के बारे में अगर हम जाने तो देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा और यहाँ पे 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, sp2। यहाँ पे देखिए इसके लिए अगर हम काउंट करें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा के लिए क्या होता है, sp2। अब इस कार्बन के लिए अगर काउंट करते हैं तो देखिए इसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसे लिखा है, इसका क्या मतलब होता है वो समझिए। देखिए अगर C लिखिए और डबल बॉन्ड O लिखिए, और यहाँ पे देखिए ये दो CH3 को यहाँ पे आपको बताया गया, और CH3 में आप देख सकते हैं इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ भी C को अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, H यहाँ भी, और H आपका क्या हो गया यहाँ। अब देखिए अब आप इसका IUP हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए। तो 1 सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड में 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखिएगा, sp2 लिखिएगा। यहाँ पे देखिए अगर इसको देखिएगा तो 4 हो गया, 4 के लिए क्या लिखिएगा, आपको 4 के लिए लिखना पड़ेगा sp3, और यहाँ भी आपके पास 4 है और 4 के लिए क्या लिखिएगा, sp3। ठीक है, तो यहाँ पे दो कार्बन sp3 है और एक कार्बन sp2 है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखने चल रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ये वाला है, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ पे मैं H लिख दूँ, यहाँ पे H लिख दिया, और ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया C, ये सिंगल बॉन्ड H, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है जी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इस कार्बन का आपको बताना है। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक ये सिग्मा बॉन्ड 2, और 2 के लिए आप क्या लिखते हैं, sp। उसी तरीके से यहाँ देखिए डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 ये सिंगल बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा के लिए आप क्या लिखते हो, sp2। यहाँ पे देखिए लोन पेयर नहीं है इसलिए हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 सिग्मा तो आपको दिख रहा है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा दिख रहा है, तो 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा के लिए आप क्या लिखते हो, sp2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। ठीक है,
और स्टेरिक नंबर आपको कैलकुलेट कैसे करना होता है, तो स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको सिग्मा बॉन्ड और प्लस क्या करना होता है, लोन पेयर को ऐड करना पड़ता है। अगर ये ऐड करके 4 आ जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं sp3। अगर ये ऐड करके 3 आ जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, sp2। और यही अगर ऐड करके कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, तो हम बोलते हैं sp। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यही 3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। ये 3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कहाँ देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं। चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप यहाँ पे क्या बताइए, तो आप यहाँ पे बता दीजिए कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लीजिए। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर होने चाहिए। तो देखिए C6H6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो देखिए ये हो गया पाई बॉन्ड हो गया, और इस सभी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, सभी से क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो देखिए रिंग में आप क्या देख रहे हैं, रिंग में नंबर ऑफ जो आपका सिंगल बॉन्ड है वो कितना है, 6 है, और 6 बाहर आप देख रहे हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सारे सिग्मा हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो इसको काउंट कर लीजिए, और ये पाई है, ये देखिए ये पाई है, ये पाई है, और ये पाई है। अगर सबको काउंट करते हैं तो काउंट करने पे आपको सिग्मा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आएगा, और पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो पाई का वैल्यू आपको 3 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, CH2 और Cl2। तो देखिए यहाँ पे CH2 तो ऐसे लिख दीजिए, और Cl2 तो Cl भी आप इसके साथ जोड़ दीजिए ऐसा। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्मा है। तो सिग्मा यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखिए C है डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C, और इससे 2 H यानी 2 हाइड्रोजन एटम को आपने अटैच किया है, तो ऐसा दिया गया है। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, इसमें एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा, और ये सारे सिग्मा। तो अगर आप देखेंगे तो सिग्मा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा हो गया। और पाई की बात करेंगे तो 2 पाई हो गया, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है वो देख लेते हैं, और C है, और इससे 3 हाइड्रोजन एटम क्या है, अटैच है। तो ऐसे लिख लीजिए, नाइट्रोजन है, और ये डबल बॉन्ड O है, और ये आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी हम लोग सिग्मा बॉन्ड मानते हैं। तो देखिए ये सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा, इसमें ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो सिग्मा है वो सिग्मा कितना, 3 यहाँ हो गया, 4 5 6 सिग्मा है। और अगर पाई की बात करते हैं तो पाई कितना हो गया, तो पाई आपके पास 1 हो गया। अब आपके पास लास्ट है उसको देख लीजिए, H है, C है, और ये डबल बॉन्ड ऐसे है जी, और ये आपके पास N है, और इसके साथ H जुड़ा हुआ है, और ये आपके पास C है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब काउंट कर लीजिए, जितना भी सिंगल बॉन्ड है वो तो सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, और एक डबल बॉन्ड में रहेगा, तो 8 हो गया आपका सिग्मा, और पाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना के काउंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पे करना क्या है, कि जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया, ये कंपाउंड दिया गया, इनके आपको फर्स्ट 5 मेंबर ऑफ एच होमोलोगस सीरीज जो है बिगनिंग विथ आपको किससे, इनसे होना चाहिए, वो आपको बनाने हैं। तो देखिए होमोलोगस सीरीज में आप क्या बोलते हो, होमोलोगस सीरीज में आप बोलते हो कि जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए वो आपको क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। और इनमें कंजिक्यूटिव जो मेंबर होते हैं उनके जो डिफरेंस होने चाहिए वो CH2 का डिफरेंस होने चाहिए। तो अगर आपसे बोला गया है कि आप किसका बनाइए, HCOOH का बनाइए, तो आप इसमें CH2 जोड़ते जाइए। क्या जोड़ते जाना है आपको, CH2। तो जब आप इसको CH2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा COOH। और एक CH2 जोड़िए तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा COOH, ठीक है। और जोड़िए तो ये आपका हो गया CH3।
अब देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे मैं अगर होल ट्वाइस लिख दूँ इसका मतलब 2 बार आपको लिखना है। तो 1 2 3 4 4 हो गया, 5 मेंबर को लिखना है। तो आप यहाँ पे इसको CH2 को क्या करिए 3 टाइम्स लिख दीजिए, तो ये आपका COOH हो गया। उसी तरीके से आपके पास क्या है, CH3 है, CO है और CH3। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इनके पोजीशन को फिक्स रखिएगा, है ना। तो पोजीशन को फिक्स रखने के लिए आप एक साइड ऐड करते जाइए CH3, इसमें CH2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया CO और ये आपका हो गया CH3। तो दूसरा मेंबर हो गया, तीसरा CH3, यहाँ पे मैं एक और ऐड कर रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये आपका हो गया थर्ड मेंबर, ठीक है। फोर्थ मेंबर के लिए क्या करिएगा, तो आपके पास है CH2 होल थ्राइस कर दीजिए, CO CH3 हो गया। और फोर्थ मेंबर के लिए क्या करिएगा, CH3 हो गया, CH2 और ये आपके पास हो गया 4, ये हो गया CO और ये आपका हो गया CH3, ठीक है। तो इस तरीके से आप होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस निकालिएगा तो CH2 का आएगा, हर एक जगह इनके भी बीच में निकालिएगा तो डिफरेंस CH2 आएगा। उसी तरीके से आप इसका भी बना सकते हैं। आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ऐड करते जाइए। तो अगर मैं CH3 लिखूं तो ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और ऐड करिए तो ये आपका हो गया CH3, अब CH हो गया 2 और ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, और ऐड करते जाइए। तो अब मैं थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा CH3 CH, ये आपका 3 लिखिए, CH आपका डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया फंक्शनल ग्रुप बताना है, ठीक है जी। तो देखिए अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो है, ठीक है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसको बोलिएगा एल्डिहाइड, मैं ALD लिख देता हूँ। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है ईथर। और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको फिनॉल बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिनॉल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सीनियर ग्रुप जो है वो आपका CHO है। तो यहाँ पे अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो जब OH डायरेक्ट अटैच होता है किससे, तो हम लोग बेंजीन से, तो हम लोग इसको फिनॉल का नाम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका ये वाला जो है ये आपका अमाइन है, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप है ये आपका एस्टर है, और ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ये 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका एल्कीन है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिया जाएगा, आप उसको क्या करिए कंसीडर कर लीजिए, ये पूरे को हम ऐसे फिनॉल बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला गया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर दे स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और रेजोनेंस और कंट्रीब्यूटर। तो देखिए यहाँ पे अब हम 1 बाय 1 करके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर्स की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया 1 2 3 4, और ये आपको कुछ ऐसा दिया गया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे दिया गया, तो अगर आप नंबरिंग करते हैं तो आप क्या पाते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ कम 1 2 3 4 5। अब देखिए इन दोनों जो स्ट्रक्चर हैं इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक जैसा है, तो सेम है, लिख लेते हैं। अब इनका पेरेंट चेन अगर देखिए तो पेरेंट चेन में भी 5 कार्बन है, तो ये भी सेम है। इनके फंक्शनल ग्रुप देखिए जी, तो फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, सेम है। लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, डिफरेंट है।
तो ऐसा होने से हम इसको बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। कैसे आइसोमर्स हैं? तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया अपने को। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में हमारे पास क्या है, ये डी है, ये सी है, इधर एच है, और ये डबल बॉन्ड सी है, एच है, और यहाँ पे क्या है, डी है। और दूसरा देखिए सी है, डबल बॉन्ड सी है, इधर देखिए डी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, और यहाँ पे क्या है, डी है। अब देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी कार्बन डबल बॉन्डेड है और उससे अटैच ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों डी जो है एक दूसरे के अपोजिट में, हाइड्रोजन भी एक दूसरे के अपोजिट में, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रांस है। और यहाँ देखिए डबल बॉन्ड के दोनों एक साइड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस है। तो इस तरीके से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है और ये भी आपका स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो जो एटम जहाँ जहाँ है वहीं है, बस यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। तो अगर पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है तो इस तरीके से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है। तो देखिए रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, ठीक है, रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, साथ ही साथ डबल बॉन्डेड कार्बन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस क्या होने चाहिए कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन होने चाहिए उससे जो अटैच ग्रुप होने चाहिए, ठीक है, उससे अटैच ग्रुप जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए यहाँ इस डबल बॉन्ड के अराउंड में हम लोग जीआई देखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखेंगे। बाकी कहीं भी ऐसा केस नहीं मिल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आपको मिल रहा है क्योंकि दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आपको दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ से इधर जाते हैं 1 2 3 तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये आपको क्या शो करेगा, ये आपको जीआई शो करेगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो गया वो आपका हो गया 4। अब देखिए ये जो है इसमें आपको क्या करना है कि आपको ऑर्डर देखना है, ठीक है, जिसका क्या बोलते हैं, जिसका भी आपका जेड ज़्यादा होता है उसको प्रायोरिटी 1 देते हैं। तो ये देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। अब देखिए डैश डैश जो पोजीशन है वो किस पे है, डैश डैश पोजीशन हमेशा जो डैश डैश पे हाइड्रोजन जो है वो डैश डैश पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पोजीशन हमारा सही है। अब हमें मूव करना है किधर से किधर, 1 से 3 जाना है भाया 2 होके। तो ये कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर हो गया। अब देखिए मीजो फॉर्म की बात कर रहा है यहाँ पे आपसे कि मीजो फॉर्म क्या है। तो चलिए एक स्ट्रक्चर लिखते हैं फिर हम लोग समझते हैं। हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर स्ट्रक्चर लिखना है तो हम इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन में हम इसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी एच क्या है जी, 3 है। अब देखिए इधर मैं अगर ओ एच जोड़ूँ तो इधर हमारे पास क्या है, एच है। मैं इस वाले सेकंड वाले को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इस वाले को लेके चल रहा हूँ। और अगर आप फिर आगे बढ़िए, फिर आगे आपके पास किस तरीके का है, तो इसमें भी इधर आपके पास अगर मैं ओ एच जोड़ूँ तो यहाँ पे क्या है, एच हो गया, और फिर नीचे आपके पास CH3 है। तो देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इस वाले केस में अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर हैं। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि ये क्या है जी, ये आपको मीजो कंपाउंड है। तो मीजो कंपाउंड में यही होता है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिलने लगता है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। तो यही एक है जो आपका मीजो फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको यहाँ पे कायरल सेंटर के में देखना है कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए कायरल सेंटर का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट हो। तो देखिए यहाँ पे ये भी कायरल है, ये सबके सब कायरल हैं क्योंकि इनसे अटैच जो ग्रुप है वो डिफरेंट है। अब देखिए फिशर प्रोजेक्शंस में हमको क्या करना होता है, हमें आर देखने के लिए हमें प्रायोरिटी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी के लिए अगर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में चलूँ तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, ये आपका 2 होगा, ये 3 होगा, और ये 4 होगा,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जो आपका फोर्थ ग्रुप है वो वर्टिकल पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए, तो आपको वर्टिकल पे लाना पड़ेगा। तो मैं अगर फोर्थ ग्रुप को यहाँ पे लाता हूँ तो फर्स्ट ग्रुप को यहाँ लाऊंगा, तो जब आप ऐसे पलटते हैं तो ये भी एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब आपको मूव करना है किधर से किधर, 1 से 3 जाना है वाया 2 होके। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है और क्लॉकवाइज क्या होता है, एस होता है, तो ये हमारा तो आंसर सही नहीं है। दूसरा देखिए, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, और इनका क्या कर दूं, यहाँ पे देखिए ये फोर्थ पोजीशन पे है, ये फोर्थ है, ये आपका थर्ड है, ये 2 है और ये 1 है, यानी यहाँ 1 है और जो फोर्थ है वो हमेशा वर्टिकल पे ही रहना चाहिए, तो वर्टिकल पे ऑलरेडी है और यहाँ पे आपके पास ये 3 है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से घूमूँ तो 1 से कहाँ जाना है आपको, 1 से 3 जाना है भाया 2 होके, तो एक क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज में आपका वैल्यू क्या हो गया, आर हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स डज दिस मॉलिक्यूल हैव। अब देखिए यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकाला जाता है। तो देखिए स्टीरियो आइसोमर्स में दोनों आ जाते हैं, कौन कौन, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल्स की भी बात कर लेंगे हम लोग और साथ ही साथ ऑप्टिकल की भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है क्या। तो देखिए कायरल सेंटर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैसे कार्बन को देखना होगा जिस कार्बन में चारों के चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो देखिए ये चारों ग्रुप डिफरेंट है यहाँ पे, और साथ ही साथ ये भी आपके पास एक स्टीरियो सेंटर है। तो जब 2 स्टीरियो सेंटर हैं तो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 2, यानी यहाँ से आपको कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे, कितने स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे, 4 मिलेंगे, ठीक है। इस डबल बॉन्ड के अराउंड भी आपको मिलेंगे और इसके भी अराउंड मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो गया वो आपका क्या हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया है कि कहाँ पे सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो देखिए सिस और ट्रांस के लिए हमेशा याद रखिए कि डबल बॉन्ड कहाँ होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे तो ये ब्यूटेनॉल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये आपको होगा ही नहीं। यहाँ पे भी ब्यूटेनॉल है, ये डबल बॉन्ड है नहीं। ट्रिपल बॉन्ड में ये होता नहीं है, तो सिर्फ डबल बॉन्ड वाला एक ही केस है यहाँ पे। तो अगर आप देखते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3। तो देखिए ये आपका ब्यूटीन 2 यानी 2 ब्यूटीन हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये सिस फॉर्म हो गया। और इसी का अगर आप ट्रांसफॉर्म लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो दिस इज ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है 2 ब्यूटीन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया, आपसे बोला गया कि ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। अब देखिए ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अगर मैं इस स्टेप को देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको कट करूँ तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है ऊपर भी, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे कायरल सेंटर इनके पास है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने पे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कायरल सेंटर है, ठीक है। यहाँ भी आप देखिएगा तो क्या होगा, कायरल सेंटर है। अब इनको अगर आप काटते हैं तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिएगा तो यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इसको अगर कट करते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेड की तरह स्लाइस कट करूँ तो देखिए यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको भी मैं ब्रेड की तरह स्लाइस कट करूँ तो ये भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होता है। ये कॉन्फॉर्मेशन है ब्यूटेन का। तो देखिए कॉन्फॉर्मेशन वाले केस में जो स्टैगर्ड पोजीशन होता है, जिसमें अब देखिए दोनों ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेबल नहीं है क्योंकि थोड़ा यहाँ इनके बीच में रिपल्सन्स लगेगा, यहाँ भी ये इनके बीच में थोड़ा रिपल्सन्स लगेगा, इसलिए यहाँ भी देखिए इनके बीच में रिपल्सन्स लगेगा, इसलिए जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। देखिए ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यान से आपको समझना चाहिए। ज़्यादातर केस में हम लोग बोलते हैं कि स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है वो स्टैगर्ड है, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चलते ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बनने के चलते यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं इनके कंपेयर में। तो इस तरीके से हमने आइसोमेरिज्म के जो भी क्वेश्चंस थे उस सारे को क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक यू।